हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऐसे क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऐसे, और हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ऐसे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। An essay is a piece of writing that gives the author's own argument, but the definition vague, overlapping with those of a letter, a paper, an article, a pamphlet, and a short stories. मतलब कि जो ऐसे होता है वो एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है। मतलब जो ऐसे होता है वो छोटा वर्क होता है, छोटा राइटिंग होता है, बहुत लेंदी नहीं होता है, बहुत लंबा नहीं होता है। जैसे कि जो ड्रामा होता है, जो नोवेल होता है, वो बहुत लेंदी होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे जो है वो शॉर्ट होता है। हम ऐसे की बात करते हैं तो वो एक पीस ऑफ राइटिंग है जो कि शॉर्ट है, जिसमें कि ऑथर का अपना व्यू रहता है, अपना आर्गूमेंट रहता है, ऑथर का अपना विचार रहता है। The definition vague, overlapping with those of a letter, a paper, an article, a pamphlet and a short story. इसका मतलब ये है कि जो ऐसे है वो पार्टली सेम हो सकता है, कुछ हद तक मिलता जुलता हुआ हो सकता है लेटर के डिफिनेशन से, पेपर के डिफिनेशन से, आर्टिकल के डिफिनेशन से, शॉर्ट स्टोरी के डिफिनेशन से कम्प्लीटली सेम नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम ऐसे के सेकेंड डिफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्डस हक्सले, लाइक अ नोवेल, द एसे इज अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। मतलब कि जो ऐसे है वो नोवेल के जैसा है, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। अब चलिए हम ऐसे की एक और डिफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन, एन ऐसे इज अ लूज सैली ऑफ द माइंड एंड एन इरेगुलर, अनडाइजेस्टेड, नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। ये तो था ऐसे का डिफिनेशन। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ते हैं। ट्रेडिशनली ऐसे टू टाइप का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। Formal essays are characterized by serious purpose, dignity, logical organization, length, whereas informal essays is characterized by the personal elements like taste, experience, etc. कह सकते हैं कि जो फॉर्मल ऐसे होता है वो सीरियस पर्पस को लेके चलता है, उसका जो कैरेक्टर है वो सीरियस पर्पस को लेकर चलता है, डिग्निटी वाला होता है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि वो अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। जबकि जो इनफॉर्मल ऐसे होता है वो उसमें पर्सनल एलिमेंट होता है, जैसे कि राइटर अपना व्यू लिखता है, अपना ओन एक्सपीरियंस लिखता है, उसका अपना टेस्ट के बारे में लिखता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे आर कॉमनली यूज्ड एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, लर्न्ड आर्गुमेंट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेली लाइफ, रिकलेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ऑथर। मतलब कि जो ऐसे है उसका कॉमनली यूज होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज़ में, आर्गूमेंट करने में, डेली लाइफ में हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं उसको दिखलाने में, साथ ही साथ जो ऑथर का कैरेक्टर है ये उसे भी रिफ्लेक्ट करता है। एक ऑथर कैसा सोचता है, उसके कैसे विचारधारा होंगे, उसके ऐसे को पढ़कर जाना जा सकता है। लगभग सारा मॉडर्न ऐसे जो है वो प्रोज है, बट वर्स में लिखा गया है, वर्स के फॉर्म में। लाइक अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एन एसे ऑन मैन। ये दोनों वर्क हैं जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है और दोनों ही वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, बट ये दोनों ही प्रोज वर्क हैं। फादर ऑफ एसे की यदि हम बात करें तो माइकल जी मोंटेग्न को फादर ऑफ एसे कहा गया है। इनको फादर ऑफ एसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने एसे को जनरेट किया। इनका पूरा नाम है माइकल इक्वेम डी मोंटेग्न। इन्होंने अपने एसे को लिखना शुरू किया 1572 में। इसका फर्स्ट एडिशन जो है उसका टाइटल था एसेआइज। He was inspired by his studies in classics, especially the work of Plutarch and Lucretius. मतलब कि ये प्लूटार्च और लुक्रेटियस से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। यदि हम वर्ड एसे की बात करें तो ये डिराइव हुआ है फ्रेंच इन्फिनेटिव एसेयर, टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। इन इंग्लिश फर्स्ट मीन्ट टू ट्रायल और एन अटेम्प्ट एंड दिस इज स्टिल एंड अल्टरनेटिव मीनिंग। मोंटेग का जो फिलॉसफी था वो काफ़ी एडमायर्ड किया गया, काफ़ी कॉपी किया गया फ्रांस में। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। बेकन बहुत ही ग्रेट एसेजिस्ट थे। बेकन का जो एसेज था वो पब्लिश हुआ था एक बुक फॉर्म में 1597 में।
बेन जॉनसन ने फर्स्ट टाइम वर्ड एसेइस्ट का यूज किया था 1609 में इन इंग्लैंड। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनलाइटमेंट एसेज बहुत ही अधिक लिखा गया था। एडिसन, स्टील, सैमुअल जॉनसन ये बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखते थे। वेयरएज यदि हम 18th एंड 19th सेंचुरी की बात करें तो एडमंड बर्ग, सैमुअल टेलर कॉलरिज ये सब ऐसे लिखते थे जनरल पब्लिक के लिए। और यदि हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी में ग्रेट एसेइस्ट लाइक विलियम हैज़लिट, चार्ल्स लैम, ली हंट, टॉमस डिक्वेंसी ये डिफरेंट सब्जेक्ट पर ऐसे लिखा करते थे। ये तो था ऐसे इन यूरोप। यदि हम इटली की बात करें तो चलिए अब हम 3 पोल्स ऑफ ऐसे की बात करते हैं। 3 पोल्स ऑफ ऐसे होता है पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल, सेकंड ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल कंक्रीट पर्टिकुलर एंड थर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल। तो चलिए अब हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऐसे पढ़ते हैं। ये जो डिवीज़न है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे है उसका नाम मैं सबसे पहले आपको बतला देती हूँ। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, रिफ्लेक्टिव, पर्सुएटिव, आर्गुमेंटेटिव, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, एनालिटिकल, रिसर्च, एक्सपोजिटरी, डायलेक्टिक, कॉज एंड अफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बतलाती हूँ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विविडली पोर्ट्रेज अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन सच अ वे दैट द रीडर कैन विजुअलाइज द टॉपिक एंड इंटर इनटू राइटर्स एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है वो और उसमें जो राइटर होता है वो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को बहुत ही डिस्क्राइब करके बहुत ही विविडली पोर्ट्रे करता है। ऐसा लगता है कि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, पाठक है जो, उसके सामने वो इमेज क्रिएट हो गया है। वो उस टॉपिक को सामने विजुअलाइज मतलब देख सकता है। वो राइटर के एक्सपीरियंस में डूब जाता है, मतलब वो उसके एक्सपीरियंस में उतर जाता है। इस तरह के राइटिंग में जो रीडर है उसके लिए बहुत इजी होता है कि वो विजुअलाइज कर सके राइटर के डिस्क्रिप्शन को। मतलब कि राइटर क्या कह रहा है वो उसे ऐसा महसूस हो कि सामने चल रहा है। जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है इसमें जो राइटर है वो पिक्चर पेंट कर देता है, मतलब सामने एक तस्वीर बना देता है। इस तरह से अपने बातों से तस्वीर बना देता है सामने अपने एक्सपीरियंस का कि रीडर को ऐसा महसूस होता है कि वो उसे एक्सपीरियंस कर रहा है। इसमें एक्शन नहीं होता है। तो चलिए अब हम नरेटिव इससे को जानते हैं। नरेटिव राइटिंग टेल्स अ स्टोरी और पार्ट ऑफ अ स्टोरी। In it, writer is perfectly capable of telling us the plot of a story. Narrative writing may involve writer personal experience in form of story. मतलब कि जो नरेटिव ऐसे होता है उसमें राइटर जो है वो कैपेबल होता है बहुत ही अच्छे से कि वो स्टोरी बता पाए या स्टोरी का एक हिस्सा बता पाए। इसमें प्लॉट ऑफ स्टोरी होता है। इसमें ये भी हो सकता है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, और ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है वो रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है। नरेटिव राइटिंग में नॉर्मली बिगनिंग होता है, मिडिल होता है और एंड होता है। मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है एंड कंक्लूजन होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऐसे पढ़ते हैं जो कि है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट essays are characterized by a basis of comparison, point of comparison and analogies. The comparison highlights the similar object while contrasting highlights the difference between two or more objects. मतलब कि जो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे होता है उसमें कंपैरिजन होता है। जो कंपैरिजन होता है वो 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट को लेकर के किया जाता है, और जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो 2 और मोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लेकर के किया जाता है। जब हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपने पर्पस को डिसाइड कर ले, ऑडियंस को कंसिडर करते हुए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखते समय हम अपने ऑडियंस को देखते हुए अपना पर्पस, अपना पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, जिस पॉइंट पे हमको कंपेयर करना है, हमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट को अरेंज कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐसे पढ़ते हैं जो कि है रिफ्लेक्टिव ऐसे। A reflective essay is an analytical piece of writing in which the writer describes a real or imaginary scene, event,
interaction, passing thought, memory, or form adding a personal reflection on the meaning of the topic in author's life। मतलब कि जो रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है उसमें हम राइटर के लाइफ का रिफ्लेक्शन देखते हैं। इस तरह के राइटिंग में जो राइटर है वो डिस्क्राइब करता है रियल या इमेजिनरी सीन या इवेंट या कोई भी थॉट जो उसके माइंड में आ रहा हो। अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऐसे पढ़ते हैं जो कि है पर्सुएसिव ऐसे। इट इज़ convincing type of essay. Here writer try to convince the reader giving logical reason to show one idea is more legitimate than another idea। मतलब कि इस ऐसे में जो राइटर है वो कन्विंस करना चाहता है अपने रीडर्स को कि जो एक आइडिया है, कोई भी एक आइडिया जिससे रिलेटेड वो बात कर रहा है वो अधिक स्वीकार्य है, वो अधिक लॉजिकल है, अधिक तर्क संगत है दूसरे आइडिया के कंपैरिजन में। ये रीडर को इन्फ्लुएंस करता है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू, किसी एक विचार को लेकर और किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को लेने के लिए। अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऐसे पढ़ते हैं जो कि है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इन दिस टाइप ऑफ ऐसे राइटर्स ऑलवेज पिक the material over which some debate is going on. He need to collect information, knowledge, data, vision about the topic and present it before the reader। मतलब कि ये जो ऐसे है इसमें जो राइटर है एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाता है जिसके ऊपर डिबेट मतलब कि जिसके ऊपर वाद विवाद चल रहा हो और वो इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है और उसे रीडर के सामने प्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऐसे पढ़ते हैं जो कि है एनालिटिकल एसेज। इट इज़ एनालाइजिंग an essay on the basis of similarity and dissimilarity and gives judgment over it। मतलब कि एनालिटिकल ऐसे में हम सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी को देखते हैं, हम एक ऐसे को एनालाइज करते हैं सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पे और फिर हम उस पर जजमेंट देते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऐसे पढ़ते हैं जो कि है रिसर्च ऐसे। It is wider range of life. These are creative essays which are undertaken in order. It often deals with finding new ideas and trying to solve the existing question and develop new theory and give result. It may be expansion of past work. Research essay में हम फाइंड करते हैं न्यू आइडियाज़ को, कभी कभी हम पास्ट वर्क पर भी काम करते हैं, कभी न्यू आइडिया को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं और समटाइम्स जो क्वेश्चन पहले ही प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और नया थियोरी और नए रिजल्ट को देने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इसे पढ़ते हैं जो है कॉज एंड अफेक्ट। These essays are causal chains that connect from a cause to an effect, careful language and chronological or emphatic order। मतलब कि इस ऐसे में एक चैन सा रहता है जिसके थ्रू कनेक्टेड रहता है कॉज और अफेक्ट, मतलब क्या कारण है और उससे क्या प्रभाव पड़ा, ये दोनों कनेक्टेड रहता है एक चैन के द्वारा, मतलब कुछ इवेंट्स के द्वारा। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू कॉज एंड अफेक्ट जो है वो कनेक्टेड रहता है। इस ऐसे को लिखते समय जो राइटर है वो अपने सब्जेक्ट को देखता है, अपने पर्पस को डिटरमाइन कर लेता है, पहले से निश्चित कर लेता है, अपने ऑडियंस को देखता है और क्रिटिकली सोचता है डिफरेंट कॉज और कंसिक्वेंस के बारे में, अपने थीसिस स्टेटमेंट को देखता है, अरेंज करता है पार्ट्स को, कंसीडर करता है लैंग्वेज को और तब डिसाइड करता है कंक्लूजन को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऐसे पढ़ते हैं जो कि है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी ऐसे इज़ यूज्ड टू इन्फॉर्म, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन अ टॉपिक यूजिंग इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू टीच द रीडर अबाउट अ टॉपिक। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ रिटेन इन थर्ड पर्सन। It uses formal language to discuss someone or something। मतलब कि एक्सपोजिटरी ऐसे में हम लोग फैक्ट का यूज करके रीडर को
डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक के बारे में। ये मोस्टली थर्ड पर्सन में लिखा हुआ होता है और इस एसे में फॉर्मल लैंग्वेज का यूज होता है किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एसे डिस्कस करते हैं जो कि है डायलेक्टिक एसे, विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन फिलोसफी। The writer makes a thesis and argument, then objects to their own argument, but then counters the counter argument with a final and novel argument. This essay benefits from presenting a broader perspective. मतलब कि इस तरह का एसे का यूज़ फिलॉसफी में होता है। जो राइटर है वो थेसिस बनाता है और आर्गूमेंट बनाता है और फिर अपने ही आर्गूमेंट को ऑब्जेक्ट करता है, क्वेश्चन करता है और फाइनली एक नोवेल आर्गूमेंट देता है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।